हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत का जो सीरीज़ हम लोग इंडियन पॉलिटी का चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हमने जो 3 चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया है। और आज जो है चैप्टर है वो सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट जो क्या फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्या मतलब कि उसका नेचर रहा है, किस तरह से कहाँ से अडॉप्ट हुआ है, किस तरह का उसका प्रकृति है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। और इस आप अगर बीपीएससी, यूपीएससी, किसी स्टेट पीसीएस, एसएससी या रेलवे किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मतलब इन फ्यूचर अगर किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको ज़रूरत हो किसी टॉपिक के बेस पे, तो उस पे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें हम ना आपको एक तरह से ऐसे बताएंगे जैसे कि लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका हम आपको डिस्क्राइब करते हुए हम आपको जो है आगे ले चलेंगे, ताकि आपको भी बेटर तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग बने। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसके स्पिरिट और कंटेंट, मतलब उसमें जो उसका जो क्या है स्पिरिट, मतलब नेचर एक तरह से कहिए, उसके अंदर जो कंटेंट है वो जो है काफ़ी यूनिक है। क्योंकि जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है या प्रोविज़न है वो जो है दुनिया के बहुत सारे जो है जो देश है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब इसके कुछ जो फीचर है वो इंडिया को, एक सेकेंड, हाँ, इसके जो कुछ फीचर हैं वो बाकी कंट्री से कैसे अलग है उसी के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि फ्यूचर मतलब अलग कंट्री में, जैसे अमेरिका की कंट्री हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में जो है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उस तरह से इंडिया में जो है कैसे जो है अलग अलग तरीके से जो बेस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन जिन लोगों का जो योगदान रहा है, तो उन्होंने जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया की यूनिटी एंड और इसके डाइवर्सिटी को देखते हुए जो वहाँ पे अच्छे प्रोविज़न रहे उनको अडॉप्ट करने की कोशिश किया गया है। और इसको काफ़ी जो है उस समय के लिए अडॉप्ट किया गया। फ्यूचर में जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उसमें किसी तरह का बदलाव की ज़रूरत है तो मॉडिफिकेशन का भी प्रोविज़न रखा गया है। आइए शुरू करते हैं। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो फीचर है वो आपका है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है इसमें थोड़ा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है रिटन और एक होता है आपका अनरिटन। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लंबा है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल जो है वो आपका क्या है, यूएसए। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो आपका ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूके का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिटन में जो होता है जो भी प्रोविज़न होता है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंटेड रहता है, रिटन रहता है किसी मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो आपका एक संविधान का किताब है, उसमें वो सब चीज़ प्रोविज़न लिखा हुआ है। वैसे ही जो है सारे प्रोविज़न जो है लिखित फॉर्म में है, तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, तो उसको रिटन कहते हैं। अनरिटन में क्या है ना कि रिटन फॉर्म में नहीं होता है, तो वो जो है जैसे ब्रिटेन में वो रिटन फॉर्म में नहीं है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो है ये काफ़ी लेंथीएस्ट है, मतलब कि बहुत बड़ा है। इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेंथीएस्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 1949 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था तो उस समय एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल था जो कि 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल था। ये उस समय के स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविज़न थे। आगे हम जो है एक सिंगल वीडियो में आपको पार्ट्स और शेड्यूल का जो है अलग जैसे वन शॉट कर देंगे। जैसे अभी हमने कल के टाइम में रिट्स के बारे में जो है हमने 15 मिनट में एक वीडियो वन शॉट डाला है कि उसमें जो है रिट्स के सारे प्रोविज़न को क्लियरली जो है उसको मीनिंग और उसके जो फीचर हैं उसके साथ हमने जो है उसको डिस्क्राइब किया है।
तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो काइंडली उसको देखिए, आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा। आज के टाइम में चलिए देखते हैं, आज के टाइम में अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो समय के साथ उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ। तो आज के टाइम में एक प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल है, और पार्ट्स जो है 22 से 25 हो गए, और शेड्यूल भी जो है वो 8 से 12 हो गए। तो ये आज के टाइम में जो है ये इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के बदलाव हुए हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा साइज है, उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंडिया में इतना बड़ा देश है और इतने यहाँ पे डाइवर्सिटी है कि आपको हर एंगल से मतलब कि जैसे कि आपको क्या है, डाइवर्सिटी है, जैसे कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, रेस में डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक बेस पे डाइवर्सिटी है। तो आपको हर एंगल से उसमें जो है अगले के पर्सपेक्टिव में जो है उसको इंक्लूड करने की जो प्रोविज़न है, उनके सेफगार्ड के लिए प्रोविज़न है, उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत होगी होती है। इसलिए जो जोग्राफिकल फैक्टर है उसके बेस पे इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पे जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसलिए ये जो है अब जैसे इंडिया है तो इसमें इतने सारे स्टेट है, यूनियन टेरेटरी है। अब सब के लिए अगर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो है प्रोविज़न जो है काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अगला है डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज। जैसे कि यहाँ पे जब हमारे जो संविधान निर्माता जो थे वो काफ़ी जो है उस समय क्या कहते हैं उसको, लॉयर बैकग्राउंड से थे। तो उस के वजह से जो है उनका अगर डोमिनेंस रहा है हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंदी हो गया है। ठीक है। अब है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ना केवल आपको गवर्नेंस का प्रिंसिपल बताया गया बट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ये सब कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हो गया है। आगे आते हैं कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है कि ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो किसी न किसी दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया गया है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। इसलिए जैसे कि अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस चल रही थी इस फॉर्मेशन को लेके, तो उन्होंने बहुत सारे जो है क्रिटिक्स जो है इसको जो है एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। तो उस पर जो है इस भीमराव अम्बेडकर ने भी बताया था कि हम जो है कहीं से भी अगर अच्छे चीज़ है तो उसको अडॉप्ट करने में हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर हम किसी को देख के अगर अच्छा चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा चीज़ है। इस वजह से भी जो है हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छे प्रोविज़न जो इंडिया के लिए अच्छे मतलब पर्सपेक्टिव से मतलब सूटेबल था तो जो है उसको अडॉप्ट किया गया। तीसरा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी किस नेचर की है। तो इंडिया का जो अगर माना जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो मिक्सअप है। ये दोनों का जो है मिक्स है। किसका मिक्स है? तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों का मिक्सअप है। मतलब ये ना ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब जैसे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जिसमें जो है अगर आपको कोई भी चीज़ अमेंड करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे इंडिया में आपका जो है एक 368 में जो है प्रोविज़न है आपका अमेंडमेंट का कि जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। जैसे 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड 2/3 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। और उसके अलावा भी होता है कहीं कहीं पे किसी अमेंडमेंट में कि आपको हाफ इस स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन मतलब मंजूरी ज़रूरी होता है। तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी। ये इस तरह के मेजोरिटी अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो ये रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। वहीं पे ये जैसे कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है, मतलब कि उनका नेचर रिजिड है। वहीं पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है
उसका अमेंडमेंट सेम ऐसे होता है जैसे ऑर्डिनरी लॉ का होता है, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल का जो अमेंडमेंट होता है उस तरह से जो है वो अमेंडमेंट होता है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, यह जो है सिंथेसिस ऑफ बोथ है, मतलब कि ये दोनों का जो है मतलब मिक्सअप है। अब जो है आर्टिकल 368 में दो टाइप्स के अमेंडमेंट आपको मेंशन किया गया है। एक है स्पेशल अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो अमेंडमेंट होता है, जिसमें 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब प्रत्येक हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% मौजूद हो, और उस मौजूद में 2/3 ऑफ द मेंबर जो है वो जो मौजूद है उसमें से 2/3 मेंबर जो है उसको अप्रूव करे और उसके फेवर में वोट करे, तो जो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो अमेंडमेंट माना जाता है। इसके साथ साथ अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी तो होता ही है, कहीं कहीं पे होता है हाफ ऑफ द विद द रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि अगर कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ आधे ऐसे स्टेट है जिनका रेटिफिकेशन अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। बाकी उसी समय बाकी जो कुछ प्रोविज़न है जो कि हमें सिंपल मेजोरिटी से जो है अमेंड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है सिंथेसिस है दोनों का, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अगला है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, मतलब स्थापित करता है। अब इसमें जो फीचर है फेडरल फीचर वो क्या क्या है, तो इसको आप जरूर याद रखिए कि फेडरल फीचर में कौन कौन से चीज़ आते हैं और अनफेडरल चीज़ें में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। जैसे कि आपका टू गवर्नमेंट्स, ये आपका फेडरल फीचर को है बताता है। डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, ये सारे जो फीचर है ये आपको फेडरल नेचर को मतलब डिनोट करता है। जैसे कि आपका दो गवर्नमेंट हो गए, डिवीजन ऑफ पावर हो गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी हो गए, मतलब कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी हो गया, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस हो मतलब स्वतंत्रता हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया मतलब दो हाउस हो, तो इस तरह से जो है ये फेडरल नेचर को। वहीं पे अगर नॉन फेडरल नेचर के फीचर को बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब ये यूनिटरी चीज़ को या फोकस मतलब सेंट्रलाइजेशन को तरफ यह जाता है, मतलब डिनोट करता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन। अब जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा आपको दोनों तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सिंगल सिटीजन इंडिया में है, वहीं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इंडिया में, तो आपको जो है ना दोनों का मिक्सअप दिखेगा। अब जिस तरह के जब मतलब सिचुएशन आता है उस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्क करती है, ठीक है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी फेडरेशन का जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लियरली डिफाइंड अंडर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 1 उसमें जो है फेडरेशन के जगह पे जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब इसका क्या मतलब है कि इसके दो मतलब है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी भी स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके यूनियन नहीं बना है, यहाँ ऑटोमेटिक जो है स्टेट जो है वो यूनियन के साथ जो है अटैच्ड है। और दूसरा, किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं कि वो अपने आप को फेडरेशन से अलग कर ले, मतलब अपने आप को स्वतंत्र रूप से बोल दे कि हम अलग हो रहे हैं इंडिया से, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे प्रोविज़न। यही सब कारण की वजह से जो है बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट है उन्होंने इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग नामों से बुलाया है। जैसे कि केसी वियरे हैं, इन्होंने फेडरल इन फॉर्म बताया है और यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब कि जो है दिखने में फेडरल फॉर्म है लेकिन स्पिरिट जो है उसका यूनिटरी है, मतलब कि मतलब सेंट्रलाइज्ड वे में है। या क्वासी फेडरल जो है ये भी उनके द्वारा कहा गया है, मतलब वो क्वासी फेडरल है। उसके बाद है कि मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये इवर जेनिंग्स ने, मतलब फेडरेशन ऐसा है जिसमें जो झुकाव है सेंटर की तरफ ज़्यादा है। अगला आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो है कि गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल।
प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जबकि अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया जो है वो किसको फॉलो किया है, तो इंडिया जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है। और ये किस पे बेस्ड है, तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज जो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जो है प्रिंसिपल पे काम करता है वो है आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, दोनों के बीच में जो समन्वय है उसके जो है प्रिंसिपल है उस पर आधारित है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, किसी भी दो ऑर्गन में जो है कंप्लीट सेपरेशन के जो है सिद्धांत पे जो है वो काम करती है। तो वो हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसे बेस्ट मिनिस्टर भी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। ये कई बार पूछा गया है कि इंडियन जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो किस तरह का है, तो बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इसे द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो इन द स्टेट्स। हमारा जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम न केवल सेंटर में इस्टेब्लिश किया है बल्कि जो है हमारे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया है। अब है पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसके कुछ फीचर है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको काफ़ी आपको मतलब हेल्प करेगा आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में। जैसे कि पार्लियामेंट्री फीचर गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर है, तो हमेशा जो है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का जो है मौजूदगी होगी। अब नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो ये नाम से भी है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, मतलब जो एक्चुअल पावर है वो इनके पास नहीं होता है। एक होता है रियल, जो एक्चुअल पावर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव के पास होता है। जैसे इंडिया में अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ पे ये दोनों का प्रेजेंस है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, अब इसमें जो है इंडिया में तो है ही, जिसका पार्टी मेजॉरिटी में रहता है उसी की सत्ता होती है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन के थ्रू ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, जैसे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर पे के तरफ, मतलब कि उनको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जितने भी मिनिस्टर हैं उनके मेंबरशिप, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, या तो सेंट्रल लेवल पे बात करें तो लोकसभा की, स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। आगे इंडियन स्टेट जो होता है, जो इंडिया में है वो इलेक्टेड हेड है। इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, मतलब कि उनको चुना गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है किस तरह की चीज़ है, वो रिपब्लिक कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन स्टेट के पास जो है हेरिडेटरी हेड है, जो कि मोनार्की सिस्टम है, मतलब वहाँ पे मोनार्की बेस्ड है, और इंडिया रिपब्लिक बेस्ड है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन के थ्रू होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है, हम डायरेक्ट वे में जो है एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, तो उनका जो है जिनको हम चुनते हैं वो जो है फर्दर जो है इलेक्शन के थ्रू जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किया मतलब होता है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगला है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि जो है हमारा जो पार्लियामेंट का जो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। तो ये दोनों का जो है सिंथेसिस है, मतलब कि एक जगह से दोनों चीज़ नहीं लिया गया है। जो पार्लियामेंट्री जो सॉवरेनिटी है वो ब्रिटेन का है, और जो जुडिशियरी सॉवरेनिटी है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी एक तरह से दोनों का सिंथेसिस है। जैसे कि इंडिया में जो है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो माना है, क्योंकि आपको कोई भी लॉ बन रहा है तो वो जुडिशियरी के अंतर्गत आता है। अगर वो लॉ जो है यहाँ पे कानून और लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट जो है उसको जुडिशियरी जो है उसको क्वेश्चन कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में वो नैरोअर दैन दैट ऑफ यूएस में उसका ब्रॉडर वे में उसका जुडिशियल रिव्यू है, इंडिया में थोड़ा नैरो वे में
जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि इंडिया का जुडिशियल रिव्यू जो सिस्टम है वो नैरोअर दैन द सिस्टम डेट ऑफ यूएसए, मतलब कि अमेरिका से। अब अमेरिका में जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो है वो फॉलो होता है, जबकि इंडिया में जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है आर्टिकल 21 में मेंशन है उसको जो है फॉलो किया जाता है। इसमें जो ड्यू प्रोसेस मतलब कि हर आदमी के लिए बताया जाता है कि हर आदमी के लिए जो है कानून एक समान है, मतलब कि इसमें कानून के जो है नेचर है उसको दिखाया जाता है। और इंडिया में जो है प्रोसीजर को बताया जाता है कि यहाँ पे जो प्रोसीडिंग करने का जो नेचर है उस सब के लिए इक्वल है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है इन जुडिशियरी वे में कि किस तरह से डील करते हैं। तो अमेरिका जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, इंडिया जो है ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है। अगर पूछा जाए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से इंडिया में कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 21 में आपका मेंशन है। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताया जाता है कि ये जो है प्रॉपर सिंथेसिस है किसका, प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी का। ठीक है, आगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इंडिपेंडेंट भी है। जैसे कि हाई कोर्ट जो है सबसे अपर मोस्ट जो है जुडिशियरी सिस्टम है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, या और नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट हो गए। तो सब अपने अपने जगह पे क्या है ना, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन अगर उनके जो चीज़ें हैं वो एक तरह से इंटीग्रेटेड है, मतलब कि कनेक्टेड है। हर जो है नीचे के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है वो अपने ऊपर से कनेक्टेड है, उसके ऊपर के जो कोर्ट है वो अपने ऊपर। तो सबसे ऊपर जो है आपका टॉप पे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में इंडिया के जो है माना जाता है। ठीक है, अगला है फंडामेंटल राइट। जैसे कि इंडिया में आगे हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 अभी एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट है, जो कि आपका पार्ट 3 में मेंशन है, जो कि सभी सिटीजन को, जैसे आगे हम जब फंडामेंटल राइट का प्रॉपर देखेंगे उसमें हर चीज़ को हम अलग वे में डिफाइन करके हम देखेंगे। तो जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ईयर 19 to 22 मेंशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 और 28 में मेंशन है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ये 29 और 30 में है। उसके बाद 6th है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का राइट, ये आर्टिकल 32 में है। एक और होता था आर्टिकल जो कि फंडामेंटल राइट में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन था। इसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको जो है डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और यहाँ से हटा के इसको जो है पार्ट 3 से हटा के पार्ट 12 में ऐड किया गया, और इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A में। कौन सा अमेंडमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सा अमेंडमेंट में, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब है कि फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके आइडिया को प्रमोट करना जो है फंडामेंटल राइट का मेन जो है क्या कहते हैं एम होता है, कि फंडामेंटल राइट का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। जैसे कि ये जो है किसी भी एग्जीक्यूटिव के टायरेनी, मतलब उसके जो अपनी टायरेनी कहते हैं, मतलब कि एक तरह से किसी चीज़ को मतलब कि अपने तरीके से केवल चलाना, ना कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके जो है अपने अकॉर्डिंग जो है लॉ कानून चलाना। तो टायरेनी होता है अपना कानून, एक तरह से ऑटोक्रेसी के तरफ है, तो उसको लिमिट करता है। और जो है लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्रेरी लॉ है, एग्जीक्यूटिव का टायरेनी है, उसको यह फंडामेंटल राइट लिमिट करता है। फंडामेंटल राइट जो है एक जस्टिसेबल नेचर है, मतलब जस्टिसेबल इन नेचर करने का मतलब कि इसको जो है कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। अगर आपका वायलेशन होता है तो कोर्ट में आप जाइए, आपको कोर्ट जो है आपके फेवर में जो है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो कोर्ट जो है आपके फेवर में जो है आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद है डीपीएसपी जो है आप ये जो भीमराव, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को जो है नोबेल फीचर कहा है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल जो है आपका 36 to 51, ये इस आर्टिकल में यह जो है मेंशन है। और इसमें 3 कैटेगरी है, एक सोशलिस्ट कैटेगरी है, गांधीयन कैटेगरी है, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी है। इसको भी जो है हम आगे डीपीएसपी पे एक स्पेशल चैप्टर है इसमें, तो उसमें हम इसको डिटेल वे में करेंगे। अभी हम लोग इसका जो है ब्रीफ आइडिया लेके आगे हम बढ़ते हैं। और डीपीएसपी का जो मेन काम था कि वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है इंडिया में,
ये जो मेन काम है, क्योंकि और ये जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, उसी तरह से डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि इसको जो है नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, मतलब अगर आप वायलेट हुआ है तो इसके लिए आप कोर्ट के जो है में जाइएगा तो कोर्ट जो है इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ये नॉन जस्टिसेबल है। ये इसमें ये बताएगा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इसमें केवल ये बताया कि ये स्टेट का ड्यूटी है, जब भी वो कानून बनाए तो वो जो है इन सभी प्रिंसिपल को जो है अप्लाई करे, वेलफेयर के मतलब कि नज़र वेलफेयर के पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो है कानून जब बनाए तो हर प्रिंसिपल को ध्यान में रखे। जैसे मिनर्वा मिल्स एक केस हुआ था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये काफ़ी फेमस केस है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बेस पे है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एक बैलेंस है, मतलब बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में एक, मतलब क्या कहते हैं, बैलेंस बना के रखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फाउंडेशन है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारे जो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन नहीं था, इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और किस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया जाता था, ये भी आप याद रखिएगा, सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। इसके लिए जो है एक नया आर्टिकल बनाया गया, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 51A, और कौन से पार्ट में, तो 4A पार्ट में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें जो है पहले स्टार्टिंग में जब हुआ था तो हमारा टोटल जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। ठीक है, लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2002 में हुआ। इसके तहत जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के, मतलब कि स्टडी के और एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो मतलब कि पेरेंट्स को एक ड्यूटी दिया गया, तो वो जो है आपको ऐड हुआ। तो उसके बाद अभी एट प्रेजेंट जो है हमारा टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, अब है सेकुलर स्टेट। ये हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है, मतलब ये किसी भी धर्म को जो है स्टेट रिलीजन जो है, किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं माना है। सभी धर्म जो है इनके सामने, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी धर्म जो है वो बराबर है। तो सेकुलर जो वर्ड है ये पहले हमारे प्रियम्बल में नहीं था। अब के सेकुलर का क्या क्या है, मतलब कि इंडिया में कहाँ कहाँ से सेकुलर को मतलब बताया जाएगा कि इंडिया सेकुलर स्टेट है। जैसे कि इंडिया में सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में था नहीं। 47nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किया गया था। एक था आपका सोशलिस्ट, एक था आपका सेकुलर, और एक था आपका इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो सेकुलर जो ऐड किया गया ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। अब जो है हमारा जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है सभी सिटीजन को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये भी हमारा एक सेकुलर के दर्शाता है, सेकुलर स्टेट को। उसके बाद आर्टिकल 14 में ये कहा गया द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारा जो 14 आर्टिकल है इसको हम आगे देखेंगे कि हमारा जो स्टेट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है कि इक्वलिटी, कि वो लॉ के सामने जो है सब जो है बराबर हैं। तो उसमें धर्म ये सब का कहीं पे है, इसलिए सेकुलर माना गया है क्योंकि सब के लिए वो एक है। ना ही डिस्क्रिमिनेशन है आपके रिलीजन के ग्राउंड पे, ये भी आपको सेकुलर को दर्शाता है। आपके जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हमारे पर्सन के पास, सभी लोगों के पास ये आज़ादी है कि वह किसी भी धर्म को स्वतंत्र आज़ादी है कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मतलब फॉलो कर सकते हैं। हर रिलीजियस डोमिनेशन के पास ये पावर है कि अपने जो रिलीजियस जो उनके अफेयर हैं, मतलब रिलीजियस अफेयर मतलब उनके जो क्या कहते हैं गतिविधि अपने धर्म के रिलेटेड, जैसे पूजा हो गया या फिर किसी दूसरे धर्म के है तो आस्था रखने में वो जो जो चीज़ उनकी प्रक्रिया होती है उसमें वो आज़ाद हैं।
ये भी हमारे सेकुलर चीज़ को, सेकुलरिज्म को दर्शाता है। कोई भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाता है, मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर पैसा हो टैक्स के तौर पे दे। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आपका सेकुलरिज्म को दर्शाता है। वहीं पे जब अगर बात करें तो किस तरह का कंसेप्ट जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया सेकुलर स्टेट को लेके, तो इंडिया में जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो एक कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, मतलब कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है उससे जो है कंप्लीट सेपरेशन, कहीं से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो वो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेकुलरिज्म, जबकि ये एक निगेटिव सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है। जबकि इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, जो कि गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये जो है सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और ट्रीट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सारे रिलीजन्स को, धर्म को जो है इक्वली प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको भी एबॉलिश कर दिया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर इलेक्शन, मतलब कि एक तो वोटिंग राइट्स, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगा। कोई भी एवरी सिटीजन जो कि 18 साल से मतलब कि ज़्यादा है उसके पास ये राइट है वोट देने का, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना उसको भेदभाव से, वो कि किस जाति से आ रहे हैं, किस धर्म से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, कौन सेक्स मतलब उनका है, मेल है फीमेल है, लिटरेसी उनका क्या है, उनके पास वेल्थ कंसंट्रेशन कितना है, ये सब बिना भेदभाव के उनके पास ये राइट दिया गया कि बस आप 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आपके पास राइट है वोट देने का। पहले ये राइट जो था, अधिकार देने का जो वोटिंग का राइट था वो 21 था। इसको जो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 में जो है घटा के 21 से घटा के कर दिया गया, आपका 18 कर दिया गया। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि इंडिया का जो सिटीजनशिप जो आपको मतलब कि नागरिकता है वो एक सिंगल सिटीजनशिप, आपको कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आप जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप इंडियन हैं और यूपी, दो आपको जो है सिटीजनशिप मिला है, एक इंडियन का और एक यूपी का, उत्तर प्रदेश का। इंडिया में आप कहीं पे भी जाइए आपको एक ही सिंगल मतलब कि आपका नागरिकता रहेगा कि आप इंडियन हैं। वहीं पर अमेरिका में है कि आपका एक सेंट्रल सिटीजनशिप होगा और एक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका भी आपके पास सिटीजनशिप होगा, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बजट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन जो कि जिसके पास ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये इनका ड्यूटी है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनका कराए। दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका काम है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट का ऑडिट है ये इनके द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट को जो है सबमिट करते हैं किनको? तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। इनको जो है एज अ मतलब कि पब्लिक पर्स कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी हमारे जो इनका काम है एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट के लिए, ऑल इंडिया सर्विस में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, या फिर हायर सेंट्रल सर्विस में जैसे कि आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनके के लिए जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का, और भी एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सब जो है एग्ज़ाम का कंडक्ट कराने का जो ड्यूटी है वो यूपीएससी के पास है। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी काम करती है, उसी स्टेट लेवल पे जो है रिक्रूट करने का जो काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करके वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न जैसे कि इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न को इन्हें मतलब कि अडॉप्ट किया है। और यहाँ पे जो 3 तरह के इमरजेंसी है उसका जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपका जो है
किसी भी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के तहत अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं तो उसको नेशनल इमरजेंसी कहा जा सकता है। उसको आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी बताया जाएगा, मतलब कि बताया जाता है। उसी तरह से स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, अगर कोई भी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करने में अगर फेल करती है, एक सेकंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करने में अगर फेल कर जाती है तो उस केस में जो है जो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। या फिर ये 356 के होता है, या फिर एक है आर्टिकल 365, जब आप सेंटर के डायरेक्शन को मतलब कंप्लाई करने में फेल कर जाते हैं, मतलब उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब पर भी जो है आपके यहाँ पे माना जाता है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को मतलब कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अगला है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अगर आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है अपने स्टेट का, अगर वो आपको इन डेंजर दिखता है, तब उस केस में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट। इंडिया एक ऐसा ओनली वन कंट्री है जहाँ पे जो है 3 टायर गवर्नमेंट अवेलेबल है लोकल लेवल पे भी। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट का, मतलब कि 3 टायर गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। उसका देखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, इसके तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है और के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने का और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इसमें जो है बताया गया है फंडामेंटल राइट के 19 के जो सब क्लॉज 1 है, उसके क्लॉज जी है, उसमें ये मेंशन है कि किसी को भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। उसी तरह से डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल ऐड किया गया है, आर्टिकल 43B में, जिसमें है कि एक न्यू डीपीएसपी को ऐड किया गया है ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया है। उसी सेम तरह से लोकल लेवल पे भी किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT में यह मेंशन है। अब है इतने जो हुए ये सब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर हो गए। अब जो है देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म को लेके। बहुत सारे जो है इसको क्रिटिसिज्म है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो दूसरे देश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, इसलिए इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। दूसरा है कार्बन कॉपी ऑफ 1935, इसे जो है 1935 का जो है कार्बन कॉपी भी कहा गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो आपको जो है किससे लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद अन इंडियन और एंटी इंडियन है। जैसे इंडिया में कहा गया है कि ये अन इंडियन और एंटी इंडियन है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया का जो ट्रेडिशन है और इंडिया का जो यहाँ पे नेचर है, मतलब डाइवर्सिटी है, उसको जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट को लगा है कि यह मतलब इंडियन के ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, इसलिए इसे एंटी इंडिया या अन इंडियन कहा गया है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि इसमें जो है महात्मा गांधी के जो आइडियल्स थे, उनके जो आदर्श और उनके जो फिलॉसफी थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये उनका एक क्रिटिसिज्म रहा है। एलिफेंटाइन साइज, इंडिया का जो है वो इतना डिटेल्ड में और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है कि काफ़ी बल्कि है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसलिए इसे जो है एलिफेंटाइन साइज भी कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है। एक और है आपका पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, मतलब कि इंडियन को जो है, जैसे सर इवर जेनिंग्स ने कहा है लॉयर्स पैराडाइज, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो कहा गया है लॉयर्स पैराडाइज, मतलब कि उस समय के जो ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उसमें मोस्टली का जो क्या था प्रोफेशन जो था वो लॉयर बैकग्राउंड से था, तो इसलिए जो है इनको जो है लॉयर्स पैराडाइज की संज्ञा दी गई है। तो ये सब इनके कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म रहे। तो और ये कुछ फीचर है, तो ये रहा आपका सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको ज़रूर आप देखिए, इसमें जो है आपको मीन्स पर्सपेक्टिव से भी, और आपको जो जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या है, तो उस पर भी आपका जो है प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलिए।
और सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये चैनल है आपका रेस टू परीक्षा, इसको जो है आप शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमें भी जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी मनोबल मिलेगा कि हम और भी आगे जो है अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।